नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। एक तरफ जहां इस मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बीते 17 साल से चल रहे मुकदमे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए जरूरी सबूत इकट्ठे नहीं किए जा सके। अदालत के इस फैसले ने न सिर्फ आरोपियों को बरी कर दिया बल्कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों पर करारा प्रहार किया है। दरअसल बम ब्लास्ट की घटना के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था। अब जबकि अदालत ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, लिहाजा कांग्रेस बैकफुट पर है तो बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये सवाल अब भी मौजूद है कि अगर मामले के सभी आरोपी बेकसूर थे तो फिर ब्लास्ट आखिर किसने किया था। आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। लगभग 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। अदालत के इस फैसले का एक पक्ष स्वागत कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का। राष्ट्रवाद की जीत, भगवा रंग की जीत और झूठ को सच में बदलने की इच्छा रखने वालों की जीत। और कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद की बात कही थी, ये फैसला कांग्रेस के मुंह पर तमाचा था। कांग्रेस ने जो गढ़ने की कोशिश की थी वो विफल हो गई है, वो ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। अदालत ने माना कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने ही बम बनाया। सबूतों की कमी और पुख्ता न होने के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद एक पक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। कि जो लोग खुलेआम गोडसे का समर्थन करते हैं, हम उनका साथ कभी नहीं दे पाएंगे। एनआईए की विशेष अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में भावुक हो गईं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसाफ की जीत हुई है। लेकिन मामले की जांच कर रही एजेंसी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। अदालत ने भी माना है कि ब्लास्ट हुआ, मौतें हुई, लोग घायल हुए, तो फिर सवाल उठता है कि ये सब कैसे हुआ? ये कोई हादसा था या फिर साजिश? इसके जवाब का इंतजार पीड़ित और उनके परिजनों को आगे भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो भगवा हुआ बेदाग। 6 आरोपी, जहां कहा जाए कि एक तरह 7 आरोपी हैं, कुल मिलाकर 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। उनको इस वक्त जहां 7 आरोपी जो बताए जा रहे थे बेकसूर साबित कर दिया, लेकिन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जहां दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ता भी जल्दी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका सबसे पहले। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि देश में जो केस आए हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर, उस पर आज चर्चा बहुत जरूरी है। चाहे मालेगांव ब्लास्ट का केस हो, इसमें हमने देखा कि कैसे 6 लोगों की जान गई, 100 लोग घायल हुए।
अब 7 लोग जो आरोपी थे, जिनको पीड़ा दी गई, प्रताड़ना दी गई है, उनके शब्द रहते हैं कि हमें प्रताड़ित किया गया, मारा गया, लेकिन आज पूरी तरह से बेकसूर साबित हो गए हैं। तो ऐसे में इन मौतों का जिम्मेदार कौन था जो 6 लोग मरे थे? मुंबई का ब्लास्ट भी आज यहां पर इंक्लूड करना होगा। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, 19 लोगों को जहां एक तरह से बेकसूर साबित कर दिया हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे अब तक रिहाई पर रोक लगा के रखी है। ये देश में हो क्या रहा है? क्या 19 साल 18 साल तक जो जांच एजेंसियां लड़ाई लड़ती हैं, आरोपियों को आरोप सिद्ध करते उन्हें सजा दिलाने के लिए, ये उल्टा हो रहा है? आरोपियों को क्या रिहाई दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, या फिर आरोपी तो कोई रहता ही नहीं है, चाहे मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हो या फिर मालेगांव ब्लास्ट हो? जी देखिए, अब जो फैसला आया है, चूँकि कोर्ट का फैसला होता है तो ये माना जाता है कि कोर्ट ने जो सर्वोत्तम जो चीज़ें सामने आई होंगी उसके हिसाब से फैसला दिया। लेकिन ये इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका पर जो सवाल आ रहे हैं जी, वो उस पर ज़रूर मुझे लगता है आगे भी बहुत समय तक बात होती रहेगी। और अभी पिछले कई सालों से कई ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जिस पर इस तरह के कई तरह के सवाल या उनकी कार्रवाइयों पर बातें बहुत ज़्यादा तरीके से होती हैं, चाहे ईडी हो, आयकर हो, इस तरह की बहुत सारे हैं। तो ये भी एक एनआईए की पूरी जांच थी। तो जो मैं ऐसा इसमें लगता है, जितना कानून को हम लोग समझ पाते हैं उसमें यही लगता है कि एनआईए ने जिस तरह से उस केस को बनाया है, जिस तरह से उस केस की जांच की, जो भी उसकी फाइंडिंग्स उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, फैसला उस आधार पे हुआ। तो अगर जांच में कहीं कोई स्थितियां ऐसी हैं या कोई जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये फैसला है, इंसाफ नहीं, जैसा अभी एक इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे, हाँ, ये सिर्फ फैसला है, इंसाफ नहीं, हाँ, उनकी नजरों में। तो और यही पूरी कांग्रेस का भी जो कहना है कि ये अब तक जो पूरी दलीलें चली 18-19 साल, वो संतुष्ट नहीं। हाँ, तो इसलिए बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है कि जब एक तीन जांच एजेंसियां इसमें शामिल रहीं और 30-40 हज़ार लोग, कई तरह के इसमें सबूत जुटाए गए बताया जाता है। फिर ये बताया जाता है कई गवाह उसमें शामिल किए गए, जो करीब शायद 34 गवाह पलट भी गए बाद में। तो ये सारे बड़े उतार चढ़ाव, और 17 साल तक सरकार ने एक एजेंसी ने जांच की है, जांच एजेंसी ने इसको जांच की है, एनआईए ने की, और इसके पहले एसटीएफ वगैरह करती थी। तो 17 साल तक क्या ये जांच हो रही थी कि इसमें दोषी कौन नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल है आशीष जी, ये है कि पहले जांच करती है, फिर एनआईए के पास आती है, एनआईए से बड़ी जांच एजेंसी कुछ नहीं। लेकिन जांच में हो क्या रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है कि जिन लोगों को बरी किया गया उनको दोषी ठहराया जाता है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब जांच हुई तो वो जो मुख्य मामला है उसका आरोपी कौन है भाई? 17 साल हो गए, उनके जख्म अभी रिस रहे हैं। और वो लोग जो लोग इसके पीड़ित हैं, इस कांड के, जो मृतक हैं, उनके परिवारजन हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी अभी आ गई हैं। वो लोग भी खुद इस पर कह रहे हैं कि भाई हम इसमें कहीं ऊपर जाएंगे न्याय के लिए, और कहना है कि विकल्प खोजेंगे, गुहार लगाई जाएगी। जी हाँ, पीड़ित परिवार जो है वो आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। इसलिए जांच एजेंसी की पूरा जो सफर रहा है उस पर लोग लाजमी है कि लोग इस पर बात करेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान भी जुड़ चुके हैं। शहरयार जी, बहुत स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। शब्द गढ़ा गया था भगवा आतंकवाद, 6 लोगों की मृत्यु हुई थी उस ब्लास्ट में, 6 लोग पीड़ित थे, और उसके बाद ये कहा जाए कि उनके पीड़ित परिवार और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 7 लोग आरोपी बनाए गए। साध्वी प्रज्ञा जो भगवा वेश धारण करती हैं, उन्हीं को लेकर भगवा आतंकवाद का शब्द निकाला गया था उस वक्त। तो अब भगवा आतंकवाद का जो शब्द गढ़ा गया था कांग्रेस की तरफ से, क्या वो अब वापस लेती है कांग्रेस? कोई भी धर्म का किसी आतंकवादी या आतंकवादी घटनाओं से संबंध नहीं हो सकता। ये कांग्रेस इस पार्टी से सहमत नहीं है। ये गलत परसेप्शन कांग्रेस के नाम पे गढ़ा गया है। नहीं, आपके नेता कहते नजर आते थे, अब वो बैकफुट पर हैं भले आज के दिन, क्योंकि कोर्ट का ये फैसला आ गया है। शहरयार जी, नहीं, देखिए, ये 17 साल की जांच के बाद अगर हमारे देश की एजेंसियों की ये नाकामी के तौर पे देखना चाहिए कि एक घटना हुई, उसमें 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। ऐसे ही बम्बई का ट्रेन ब्लास्ट का मामला है, उसमें भी घटना हुई, सबके सामने थी, उसमें लोग मरे, घायल हुए, और आखिर में उसके भी दोषी लगभग सब बरी हो गए। वो तो आज के सबसे बड़े सवाल हैं आज के दौर में कि आखिर न्याय व्यवस्था के ऊपर तो पूरे सवाल चिन्ह है, ज्यादा उठाया नहीं जा सकता, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा क्योंकि न्याय के ऊपर, लेकिन सवाल तो उठाना पड़ेगा क्योंकि न्याय की गुहार उठ रही है, तो सवाल भी लाजमी है। लेकिन कांग्रेस का जो शब्द दिया गया था भगवा आतंकवाद, ये तो वापस लेना पड़ेगा अब लग रहा है, क्योंकि आज तक के फैसले के बाद फैसले पे सवाल नहीं उठाया जा रहा। कोर्ट के सामने क्या तथ्य अनुसंधान के बाद पेश किए जा रहे हैं, मुद्दा यहाँ पर होता है। कोर्ट के सामने आप
अगर काली फिल्म दिखाएंगे तो वो काला निर्णय देंगे, सफेद फिल्म दिखाएंगे तो सफेद निर्णय देंगे। कोर्ट चलता है गवाह सबूतों पे, लगभग 90 गवाह इसमें पलट गए और जांच एजेंसियां मुंह देखती रह गई। और जिस तरह से उन्होंने अनुसंधान करके कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंटेशन पेश किया गया, अनुसंधान रिपोर्टें दी गई, तो निश्चित ही उसके बाद कोर्ट के हाथ बंधे हुए थे, उसी पे उसको निर्णय देना था। तो ये तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की तरफ उंगली उठती है कि आपकी ये नाकामी की वजह से एक घटना के दोषियों को बरी करना कोर्ट की मजबूरी हो गया है। चाहे बंबई का ब्लास्ट हो, चाहे मालेगांव की घटना हो, और चाहे देश की अन्य घटनाएं हो। आप देखेंगे 17 साल में से 11 साल कांग्रेस की तरफ से तो कोशिश कम नहीं रही। मैं खुद मान रहा हूं कांग्रेस की सरकार थी, एटीएस से एनआईए को जांच सौंपी गई थी, कांग्रेस की सरकार थी जब केंद्र में, लेकिन उसके बाद यदि एनआईए खुद जांच करती है और उसका कुछ निकल कर नहीं आता है, बेकसूर कर दिया जाता है, तो फिर इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके नेता इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि ये फैसला है, इंसाफ नहीं मान रहा इसको। संयम जी, 17 साल की जो जांच चली उसमें से कांग्रेस के टाइम के यूपीए के सरकार के 6 साल को हटा दें तो बाद में 11 साल में आप देखेंगे कोर्ट में बार बार हमारे न्यायाधीशों को बदला गया, अधिकारियों को एजेंसी से हटाया गया, बदला गया। उन एजेंसियों ने उसके बाद जो जांच प्रस्तुत करी है उसके ही संदर्भ में आज का निर्णय को देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी को तो भरोसा था साध्वी प्रज्ञा पे, तो आप मानेंगे बीजेपी को तो विश्वास था साध्वी प्रज्ञा के, जब ही तो 2019 में लोकसभा का टिकट दिया, न्याय आने से पहले, फैसला आने से पहले ही टिकट दे दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, या कहा जाए कि साध्वी प्रज्ञा निर्दोषी होगी। 14 के बाद आप देखेंगे अजमेर ब्लास्ट के भी जो भाजपा और आरएसएस से जुड़े नेता थे उनको भी बरी कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं संयम जी। आज देश बहुत समझदार हो गया है और भाजपा के चाल चरित चेहरे को समझ गया है कि ये किस तरह से न्यायपालिका पे भी अपना जोर आजमाइश कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और जो तथ्यों के तोड़ मरोड़ के न्यायालय के सामने पेश करेंगे उसके निर्णय इसी तरह से आएंगे। ये भाजपा की खुशी मनाने की वो नहीं है, ये संविधान की एक तरह से हत्या हो रही है। न्याय प्रक्रिया को आप दूषित कर रहे हो और 17 साल की जांच में 11 साल आपके पास थे। आप बोल रहे हो साध्वी को 19 में टिकट दे दिया, तो निश्चित ही ये भाजपा को मालूम था कि उसमें निर्णय क्या आना है। तो ये तो आपकी बात पे और मोहर लग रही है कि ये इनके द्वारा एजेंसियों को, अधिकारियों को प्रभावित किया गया जिन्होंने दूसरे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े नहीं है, बीजेपी और के उसके नेता, बाद लेकिन समझ आ गया कि आज का निर्णय उसी दिशा में। आपके सवाल का थोड़ा जवाब देने की कोशिश आशीष जी से समझने की कोशिश करूंगा। आशीष जी, 2019 में साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया जाता है और टिकट देने के बाद जीत भी हासिल करती है बड़े वोट बैंक से। उस समय भी खूब मुद्दा उछाला कांग्रेस ने, भगवा आतंकवाद की जीत मिल सके, लेकिन भोपाल की जनता ने विश्वास उसी पक्ष में जताया। क्या ये माना जाए कि पहले से ही निर्णय को लेकर जहां जो सवाल कांग्रेस कह रही है, बयान उठा रहे हैं शहरयार जी, क्या ये सही में संशय की स्थिति थी कि फैसला पक्ष में ही आएगा? नहीं, अब इसको ऐसे नहीं कैसे कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा को ऐसा विश्वास होगा कि ऐसी घटना में इनका हाथ नहीं होगा, या भाजपा जैसा आप मानते हैं कि भोपाल, जैसा आप हम कह रहे हैं कि भोपाल में जो लोकसभा चुनाव था वो एक भाजपा का प्रयोग था, इसलिए क्योंकि भाजपा के सामने जो चेहरा था उस चेहरे के सामने उन्हें उसी तरह से लड़ना था ताकि देश भर में एक नए किस्म का एक नैरेटिव बनाया जा सके या एक संदेश दिया जा सके। तो भाजपा ने वो यहाँ प्रयोग किया था। अगर हम मानते भाजपा ऐसा नहीं सोचती थी कि वो दोषी हैं, या वो ऐसा नहीं सोचती थी कि दोषी हैं, जो भी सोचती होगी, लेकिन वो एक प्रयोग करना भाजपा की जो राजनीति है, भाजपा जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसमें वो प्रयोग उनको यहाँ करना जरूरी था, ऐसा लगता है। और हिंदुत्व चेहरा लेकर आना था। जी हाँ, और उसका चेहरा, उसका असर जो है या उसका जो संदेश है पूरे देश के जो चुनावी माहौल पर गया था, क्योंकि दिग्विजय सिंह की छवि ऐसी हो गई थी कि, और ऐसा मान लिया जाता था कि वो थोड़े से इसके खिलाफ बहुत सख्त शब्दों का उपयोग करते हैं, खासतौर पर हिंदुत्व और इस तरह की चीज़ों पे, और आरएसएस के खिलाफ उनका जो वो हमले हैं वो जाहिर हैं। तो उस तरह का एक चीजें थी कि उस भगवा आतंकवाद का शब्द का उपयोग करने का आरोप भी उन्हीं के ऊपर लगता है। पूरे आशय को, उस पूरी चीजों को ध्वस्त करने के लिए और भगवा आतंकवाद का जो शब्द गढ़ा गया था उसके लिए, हालांकि भगवा आतंकवाद शब्द को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वो किसने सबसे पहले गढ़ा था। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि सबसे पहले इसका उपयोग शरद पवार ने किया था। उसके बाद चिदम्बरम की बात आती है, एक अधिकारी की भी उसमें बात आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के भगवा आतंकवाद या भगवा आतंक या भगवा जो भी एक लहर या जो बातें की जाती हैं, मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद इस तरह की बहस बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन सियासी तौर पर इसका कई तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिशें भी होंगी।
लेकिन बावजूद इसके इस तरह की बहस को बढ़ने नहीं देना चाहिए और उसको एक सही दिशा में इन चीज़ों को चलिए हमारे साथ शायद इस वक्त आशीष जी, घनश्याम जी भी जुड़ चुके हैं, घनश्याम पिरोनिया जो कि बीजेपी नेता हैं, पूर्व विधायक है। घनश्याम जी, स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। लगातार दिख रहे थे जिस फैसले का इंतजार था मालेगांव ब्लास्ट को लेकर, 2 महीने से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब फैसला आया है, बीजेपी अपनी जीत बता रही है, लेकिन वो पीड़ित अभी भी न्याय मांग रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 6 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, 100 लोग जो घायल हुए थे उस ब्लास्ट में। देखिए, ये जो आज फैसला आया है, इससे कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को या सनातन की बात करने वाले लोग, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, जिनके बारे में योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं एक वातावरण तैयार करना, तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जो कांग्रेस का हमेशा से चाल चरित्र और चेहरा रहा है और उस पर चलते हुए कैसे वोट की राजनीति करना है, कहीं ना कहीं उसका पटाक्षेप होने का एक संदेश जनमानस के बीच में आया है। और साध्वी प्रज्ञा जी के साथ साथ अन्य लोगों की जो आज न्याय मिला है, मैं समझता हूं वो उन लोगों को आईना दिखाने के समान है जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं। लेकिन घनश्याम जी, एक सवाल खड़ा हो गया इस फैसले के बाद कि एनआईए जैसी बड़ी जांच एजेंसी जो जांच करती है पूरे मामले में, हमने देखा 2012 में एनआईए को जांच सौंपी गई, एटीएस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी है। अब 11 साल बीजेपी की सरकार रही, उसमें पुराने मामलों को लेकर न्याय दिलाना एक बड़ा काम होता है सरकार का भी। जांच एजेंसी तो अपना काम करती है, लेकिन जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल हो रहा है। क्या निर्दोषों को बाहर निकाला जा रहा है या दोषी कौन है उसका तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। या फिर मैं मुंबई ब्लास्ट की बात करूं तो उसमें भी अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया। 19 लोग बरी कर दिए थे कोर्ट ने, और मालेगांव ब्लास्ट में सबको बरी जरूर कर दिया है। यह अच्छी बात है, निर्दोष है, कोर्ट की कार्रवाई के बाद निकल कर आया नतीजा। लेकिन दोषी कौन है? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मर गए लोग, पीड़ित परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन दोषी कौन है? जांच एजेंसी पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। घनश्याम जी जी नहीं, देखिए, वो जांच एजेंसी है या अन्य प्रकार की जो संस्थाएं रहती हैं, वो जो अपना काम करती हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से इस विषय को लेकर के कुल मिलाकर के जो हमारी विचारधारा को जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया जाता है, रचा जाता है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आज संदेश एक सटीक आया है। और मैं समझता हूं कि वो सत्य था, वो परेशान था, लेकिन पराजित नहीं हुआ। और वास्तव में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुल मिलाकर के इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोगों को, देश विरोधी लोगों को और सटीक जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा किया है। बिल्कुल, और हम सब लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले भी अब तक समझ पाया हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले भी देखा पहलगांव में जिस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उनको नेस्तनाबूद करने का भी काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल, वो फैसले जरूर देखने को मिले हैं। और इस पॉइंट पर बड़ी चीजें हमें जहां एक तरफ समझ भी आई है कि देश के अंदर जो कार्यकाल में फर्क है वो तो साफ नजर आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यकाल जो बीजेपी और कांग्रेस का रहा है उसमें फर्क है, वो नजर आता है, न्याय में फर्क नजर आता है, लेकिन जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। आपके पास आऊंगा शहरयार जी। एक तरफ यदि अब कांग्रेस क्या कुछ स्टैंड लेगी, क्या सिर्फ फैसले को लेकर कहा था कि फैसला ये न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो और कैसा इंसाफ कांग्रेस चाहती है? फैलाई गई हैं। दिग्विजय सिंह वो शख्सियत हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। उनके राधोगढ़ महल में लगभग 300 साल से अखंड ज्योति जल रही है। वो जितने बड़े सनातनी हैं, भाजपा में शायद दूसरा कोई नहीं होगा। ये लोग मुंह के बोल वचन जरूर उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं देते। भाजपा और आरएसएस दिग्विजय सिंह से परेशान इसलिए रहते हैं कि वो सत्य के निकट रहते हैं, और कई बार इन्होंने मानहानि के केस उनके ऊपर करे हैं, लेकिन किसी में भी
टिके नहीं है और इन्होंने अपने केस वापस लिए हैं। ये झूठा प्रलाप करते हैं, राजनीतिक फायदा लेते हैं और ये सनातन और सैफरोन भगवा आतंकवाद के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की इनकी साजिश है। और घनश्याम जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी नहीं है। 11 साल एक एजेंसी जांच करती है, उसके बाद दोषियों को बरी कर दिया जाता है। एनआईए का ये फेल्यूर नहीं है? कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है मोदी जी का कि उनकी नाक के नीचे से सारे ऐसे तत्व जो देश के खिलाफ काम करते हों वो एक एक करके, चाहे अजमेर कांड हो, चाहे ये अपना मालेगांव हो, चाहे घनश्याम जी सवाल यदि आपने सुना हो तो इसका जवाब अब सब बरी हो रहे हैं। देंगे, तो ये सरकार सवाल का की जवाब देंगे। नाकामी शहराज है, जी सवाल कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि CBI जांच की एजेंसियों का नाकामी फेल्योर है। घनश्याम जी देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ये कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी के घर में अखंड ज्योति जल रही है और वो बहुत बड़े सनातनी हैं, धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैं निवेदन करता हूं, और हमको उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी से बहुत परहेज है। मैं तो हूं आदरणीय प्रवक्ता महोदय कांग्रेस से, हमारे लिए दिग्विजय सिंह जी कभी परहेज का विषय नहीं है। हम तो कहते हैं कि जब जब चुनाव हो या इस प्रकार के कार्यक्रम हो, आप तो दिग्विजय सिंह जी का फोटो कांग्रेस के पर्चे पर छापो, होर्डिंगों पर छापो, क्योंकि उनके कार्यकाल की सरकार, उनके द्वारा किए गए वादे जिससे जनता परेशान रही, ये तो ठीक है, एक विषय है। लेकिन जो जनता के रोजमर्रा के विषय है, उन विषयों के कारण जनता जिनके कारण परेशान रही, जनता उनके कारण मुद्दे पर बात बहुत जरूरी है। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरे प्रदेश जानता है और उससे उनसे बात भी की जाती है, चर्चा भी की जाती है। मेरे को लगता है इस वक्त मुद्दे पर आना बहुत जरूरी है। घनश्याम जी, शहराज जी, दोनों को आपको रोककर मैं इस वक्त आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी, अभी यार घनश्याम जी ने कहा है कि एक तरह से बीजेपी की जीत है, हिंदुत्व की से जीत बताया है, लेकिन क्या देश की हार माना जाए? पुराने मामलों में न्याय नहीं हो पाना, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलना, मुंबई की बात हो या मालेगांव की बात हो, कैसे होगा न्याय? क्या लॉ में रिफॉर्म्स की जरूरत है क्या यहाँ पर? नहीं, देखिए, इसमें जो जांच एजेंसियां हैं उनको मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से जांच के तरीकों को और जांच की पूरी समग्रता को पूरा बहुत अच्छे से उनको लगता है ज़रूरत है कि इस तरह के काम किए जाए। इसमें बात नहीं है कि कौन बरी हुआ। मैं फिर वही बात कहूंगा कि महत्वपूर्ण ये है कि 17 साल पहले जो हुआ था उसका आखिर में फिर दोषी कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल आशीष जी यही मेरा है कि क्या अगले 17 होने वालों से कोई दिक्कत नहीं, दोषी कौन है? कोई तो अपराधी हुआ होगा, क्योंकि मुंबई में 850 लोग मारे गए लोकल ट्रेन ब्लास्ट में, 19 लोगों को बरी कर देना। मैं इस केस से बार-बार उसको जोड़ रहा हूं क्योंकि दोनों की एक ही तरह से पटकथा चल रही है कि आरोपी दोषी जो कहलाते हैं बरी हो रहे हैं। वो बात ये है कि फिर अब ये आता है कि क्या एनआईए को फिर अगले 17 साल लगेंगे इसके दोषी को ढूंढने में? भाई जो दोषी है उसको तो ढूंढा जाना चाहिए ना। इसलिए मैं लॉ रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, कहीं कानूनों में बदलाव है, पेचीदगियां है, क्या समस्या है जड़ में? क्योंकि न्याय नहीं मिल पा रहा है इस देश के अंदर। भाई सजा देने के लिए कानून तो मुझे लगता है पर्याप्त है, लेकिन जो जांच एजेंसियों की जांच के जो तौर तरीके हैं उन पर बात होनी चाहिए, उन पर गहराई होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जांच एजेंसी काम कैसे करती है, उनका मुखिया कैसे काम करता है, वो जो जिस पर जो जांच एजेंसियों को और दूसरी एजेंसियों को लेकर जो बात आती है घूम फिर के फिर वहीं पर आती है। तो सवाल ये है कि इस पूरी इतनी लंबे समय की जांच प्रोसेस किस दिशा में जा रही थी, वो उस दिशा में क्यों नहीं गई कि इसका आरोपी कौन है? भाई असली आरोप आज बेहतर ये होता कि उसमें ये सामने आता कि ये आरोपी हैं, सबसे ये लोग तो बरी हो गए हैं लेकिन असली आरोपी दूसरे हैं, तो वो चीज सामने तो आती है। आशीष जी बिल्कुल बिल्कुल। घनश्याम जी, एक सवाल यहाँ खड़ा हो गया है, बहुत खुशी का दिन है आज बीजेपी के लिए, हिंदुत्व की जीत बीजेपी मान रही है, सभी के चेहरे पर खुशी है, उमा भारती ने पटाखे फोड़े हैं। लेकिन दूसरा सवाल बीजेपी के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है, केंद्र में सरकार है, पुराने मामलों को लेकर एनआईए जैसी सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस वक्त सवालों के घेरे में कि आखिर कैसे न्याय दिला रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट तो जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि बरी कर रही लोगों को, अच्छी बात है, न्याय मिला होगा उनको, लेकिन दोषी कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल देश जानना चाह रहा है। इन मामलों को लेकर 17 साल तक मामले चल रहे हैं, अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि न्याय में इतना लंबा वक्त लग रहा है, और लग रहा है तो फिर मिल क्या रहा है? जीरो। देखिए, मैं तो ये निवेदन करता हूं कि उस समय की सरकारों ने कैसे षड्यंत्र पूर्वक या अन्य प्रकार के माध्यमों से जो बात सामने आई है, भगवा आतंकवाद या एक संस्था विशेष के खिलाफ, दल विशेष के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने का, ये इस विषय पर भी चर्चा होने की आवश्यकता है।
और नहीं, बिल्कुल उस पर आपने चर्चा कहा जरूर कि घनश्याम जी कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल जो अलग है वो इससे हटके कि अब जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल है देश के लिए, ये सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, कैसे न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा भी, न्याय मिलना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार का जो माहौल खड़ा करते हैं, ऐसा बोल के आप बार-बार मोदी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। अरे मेरा निवेदन तो सुन ले साहब, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ। ये जो माहौल आपने खड़ा किया है, किस प्रकार से आपने ये जो आज जी थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं इसके बाद। ये भी बात जनता के बीच में जाना चाहिए कुल मिलाकर के, कि किस प्रकार से आपने भगवा आतंकवाद कह के एक सनातन या एक धर्म विशेष को अपमानित करने का काम किया है। मेरा निवेदन तो सुन लो आप। हमारे जी जवाब लेके आ रहा हूं आपके पास, 30 सेकंड आपके पास भी आऊंगा। हमारे यहाँ पर तो आज भी मंदिरों में, जब एक गांव में, दूर दराज के गांव में भी आरती करने के बाद में ये कहा जाता है धर्म की जय हो। ये नहीं कहते हिंदू धर्म की जय हो या फलाने धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। जो भी धर्म, बिल्कुल वो तो है ही हमेशा, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हमेशा रहा है, सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये भारत की संस्कृति है। जरूर घनश्याम जी, बिल्कुल मैं जो जवाब की अपेक्षा कर रहा था वो मुझे मिल नहीं पाया समय की समाप्ति की। और एक छोटा सा जवाब शहरयार जी, अब क्या कुछ कांग्रेस करेगी? न्याय नहीं मिल पाया है पीड़ितों को, क्या उसके लिए अब कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है? सिर्फ बयानबाजी? देखिए संयम जी, कांग्रेस विपक्ष में है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारों का दायित्व है कि पहले महाराष्ट्र सरकार अपील में जाए और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे फिर से एनआईए में वो अधिकारियों के हाथ में जांच दे या सीबीआई के दे कि जो उसके असली दोषी हैं या जो अभी थे वो बच गए हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे। और वो 17 साल में तो अब नहीं कर पाए, अब क्या ही होगा? कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, अब हायर कोर्ट का इंतजार रहेगा। शहरयार जी, मेरे को लगता है आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। थी और उसी के ये निर्णय, चलिए बिल्कुल इंतजार आने वाले वक्त का रहेगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, समय समाप्त हो चुका है। शहरयार खान आपका ही बहुत शुक्रिया, घनश्याम पिनोरिया जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका ही बहुत धन्यवाद इस चर्चा में। लेकिन सवाल अंततः यही बना हुआ है, आरोपी जो थे वो रिहा हो गए 17 साल की कार्रवाई के बाद। दो बड़े मामले, मुंबई का मामला हो, लोकल ट्रेन ब्लास्ट, या फिर मालेगांव ब्लास्ट, दोनों केसों में इंसाफ अभी बाकी है। दोषी कौन है, ब्लास्ट कौन करता है? 17 साल जांच एजेंसियां काम करती है, क्या पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए या दोषियों को बाहर निकालने के लिए? बहुत बड़ा सवाल है जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता के ऊपर। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।